नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हरिद्वार में दधीची अंगदान महादान संकल्प अभियान में हुए शामिल। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विजन किया साझा। खटीमा दौरे पर सीएम धामी ने की क्षेत्रवासियों से मुलाकात। कैंप कार्यालय में सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। कर्णप्रयाग में मारपीट के आरोपी निहंग सिखों को कोर्ट से मिली जमानत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी बेल। चलता रहेगा मारपीट का मुकदमा। और मसूरी में इको टैक्स बैरियर पर बदलेगी व्यवस्था। अब फास्ट टैग से होगा भुगतान। सर्वसम्मति से नगर पालिका ने पास किया प्रस्ताव। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दधीची अंगदान महादान संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और विकास के विजन को साझा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को मिलेगा। कैसे आप आध्यात्मिक जागृति ला रहे हैं और आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ मनुष्य के अंदर जिस करुणा की आवश्यकता है समाज और देश की सेवा के लिए, उसको आप उद्धृत करने में अपना योगदान कर रहे हैं। और साथ ही इसके जो राष्ट्र के पुनर्जागरण में आप लगे हैं, इसके लिए मैं पुनः विश्व हमारे गायत्री परिवार को, अखिल विश्व गायत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समस्त कार्यकर्ताओं का एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच में स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना करनी हो, आधुनिक चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना हो या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लागू करना हो। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे। यहां सीएम धामी ने कैंप कार्यालय में क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी फीडबैक लिया। वहीं समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस के भीतर से एक बार फिर अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने एक पोस्ट शेयर कर पार्टी की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस बीच हरीश रावत की गैर मौजूदगी ने भी पार्टी में खींचतान की खबरों को हवा दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में चल रही चुनावी तैयारी, लेकिन सवालों में हरदा की गैर मौजूदगी। प्रदीप टम्टा के पोस्ट से एकजुटता पर सवाल। आखिर कांग्रेस में पक क्या रहा है? राजनीति में अनुपस्थिति भी कई बार बयान से ज्यादा बोलती है, खासकर तब जब बात ऐसे नेता की हो जो सालों तक संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सबसे सक्रिय चेहरा रहा हो। यही वजह है कि कांग्रेस के गलियारों में एक सवाल बार बार सुनाई दे रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल 2027 में उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिम्मेदारियां बांटी जा रही है, लेकिन चुनावी तैयारियों के इस शोर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की खामोशी और गैर मौजूदगी ने पार्टी के भीतर कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पार्टी की अहम बैठकों से दूरी, हालिया कार्यक्रमों में अनुपस्थिति और दिल्ली प्रवास को लेकर कांग्रेस के गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। 18 जून को कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक में हरदा गैर मौजूद रहे। कुमारी शैलजा के दौरे में हरीश रावत की गैर मौजूदगी ने कई भोरे चढ़ा दी। दिलचस्प बात तो ये है कि हाल के दिनों में कांग्रेस की जन आक्रोश रैलियों में भी उनकी सक्रिय मौजूदगी नजर नहीं आती।
हालांकि हरीश रावत सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। पार्टी नेताओं की माने तो हरीश रावत इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। हेल्थ इशू इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके दौरे गढ़वाल में और कुमाऊं में दोनों जगह लगे हुए हैं प्रथम चरण के, और उसके बाद अन्य हिस्सों में लगेंगे क्योंकि बरसात का सीज़न आ रहा है। तो जिस प्रकार से आपने अवगत कराया कि टमटा दीदी ने जो पोस्ट डाली है, तो उसमें जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं। हरीश रावत जी वो हमारे राज्य के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। यशपाल आर्य जी हमारे किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए किसकी फ़ोटो डली है नहीं डली है। कभी भूलवश भी फ़ोटो नहीं डलती है, तो इसकी किसी की ऐसी मंशा नहीं है कि किसी की फ़ोटो लगानी है नहीं लगानी। ये तो हमारे राज्य के शीर्ष नेता हैं, सारे लोग उनको जानते हैं। सब उन्हीं के नेतृत्व में सब हमारे प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सभी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2027 के उसमें हम लोगों को मंथन करना चाहिए। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या ये समावेशी नेतृत्व की ओर इंगित करता है, और पोस्टर कांग्रेस के जन जागरूकता अभियान का लगाया गया है। इस पोस्टर में कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और करण माहरा की तस्वीर लगी है, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रदीप टम्टा ने इस पोस्ट के जरिए क्या संकेत देने की कोशिश की है। बता दें कि प्रदीप टम्टा को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का करीबी माना जाता है और कई मौकों पर वो खुलकर उनके समर्थन में अपनी राय रखते रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट को कांग्रेस के भीतर चल रही सियासी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का विनाशकाले विपरीत बुद्धि इस समय चल रहा है, और दूसरा यहाँ पर मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस वाकई एक डूबता जहाज सा बनती जा रही है, क्योंकि आपस में उनके नेताओं में समन्वय नहीं है और उनकी प्रभारी जी यहाँ पर आती है अलग अलग तरीके से अपने नेताओं को जिम्मेदारी देती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जो सबसे बड़े दिग्गज कहे जाने वाले कांग्रेस के माननीय हरीश रावत जी, जिनके कंधों पर वो समझते हैं कि कांग्रेस उनके कंधों पर चल रही है, उनको जिस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कांग्रेस ने कर दिया, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि उनकी ना प्रभारी जी उनको देखना पसंद करती है, ना ही उनके नेतागण देखना पसंद करते हैं। बता दें कि हरीश रावत पिछले करीब एक सप्ताह से दिल्ली में हैं। इधर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अकेले केसी वेणुगोपाल से मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दिया है। ऐसे में हरीश रावत की उत्तराखंड राजनीति से दूरी बहुत कुछ बयां करती है। याद दिला दें कि प्रभारी कुमारी शैलजा का वो फरमान जिसमें एक परिवार एक टिकट की बात कही गई, इसे लेकर पार्टी के भीतर भी कई तरह के रिएक्शन सामने आए। सियासी जानकार मानते हैं कि प्रभारी के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर हरीश रावत को होने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पहले हरीश रावत ने ऐलान के बाद सियासी अवकाश लिया था, तो वहीं अब बिना किसी घोषणा के खुद को प्रदेश की सियासत से दूर कर लिया हो, क्योंकि राजनीति में नाराजगी हमेशा भाषणों में नहीं दिखती। कई बार वो मंच से दूरी, बैठकों से अनुपस्थिति और सार्वजनिक खामोशी में भी साफ पढ़ी जा सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गदरपुर में बंद पड़ा बस अड्डा अब सियासत का अड्डा बन गया है। शनिवार को यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर प्रशासन का ध्यान खींचा। प्रदर्शन में शामिल हुए एआईसीसी मेंबर राजेंद्र पाल सिंह ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बस अड्डे को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। मसूरी में नगर पालिका ने कोलूखेत स्थित इको टैक्स बैरियर पर फास्ट टैग लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया है। दरअसल इको टोल टैक्स बैरियर पर फास्ट टैग नहीं लगा है, ऐसे में यहां ट्रैफिक जाम रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मैं तो पास हो गया था कि इको का बोर्ड में पास है, अभी मॉल रोड का पास नहीं है, लेकिन इको जो कोलूखेत में इको टोल है हमारा, उसको पहले बोर्ड में पास हो चुका था कि वहाँ पे फास्ट टैग लगाया जाए। लेकिन बहुत सारी संस्थाओं के बावजूद हम लोगों ने सोचा कि क्यों न एक बार शहर के जो जितने भी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको बुला करके एक बार बातचीत की जाए कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया इसमें है। तो आज उसी संदर्भ में ये बैठक रखी गई है और जिसमें बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि इसके क्या नफ़े नुकसान या किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसमें सर्वसम्मति से उसमें स्वीकृति दी गई कि इको टैक्स फास्ट टैग लगना चाहिए इको पे।
और जहाँ तक मॉल रोड की बात है, मॉल रोड में भी यही सारी चीज़ें, यही प्रोसेस पूरा रहेगा, लेकिन मॉल रोड में थोड़ी सिचुएशन अलग रहेगी। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर भी आज बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से बातचीत की जाए कि जितने भी मॉल रोड पे जो हमारी लोकल जो मसूरी शहर की जो गाड़ियाँ हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चंपावत में गर्भवती महिला को रात के समय सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किए जाने का मामला गर्मा गया है। परिजनों का कहना है कि गर्भवती महिला की स्थिति सामान्य होने के बावजूद डॉक्टरों ने रात के समय उन्हें पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से हल्द्वानी रेफर कर दिया, जो मां और बच्चे दोनों के लिए बेहद जोखिम भरा था। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन की सफाई भी सामने आई है। नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। यहाँ पर काफ़ी काम हो रहे हैं, अन्य जिलों के हिसाब से जिला स्तर में काफ़ी काम हो रहे हैं। अभी पिछले महीने की रिपोर्ट बता दूं, यहाँ पे 500 ऑपरेशन हुए, एक महीने के अंदर 500 ऑपरेशन हुए, जो कि मेरे पास पूरा डेटा भी है। हर तरह की इमरजेंसी होती है, हमारे पास 6 ICU बेड हैं जो कि हमेशा फुल रहते हैं, और जिस तरह की सुविधाएं हमको देनी चाहिए हम दे पा रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि रेफर सेंटर बनाओ। हाँ, कोई मजबूरी होती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसकी सुविधा हमारे पास नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है करके, तब तो भेजना ही ठीक रहता है। रेफ़र करना भी एक अच्छी पॉलिसी मानी जाती है कि टाइम से पेशेंट को रेफ़र करना, सही जगह पहुंचाना, उसको टाइम से वो ट्रीटमेंट दिलाना। हमने कई केसेस यहाँ हेली से वैसे भी भेजे हैं, कई बार 108 से भेजते रहते हैं, हमारे पे ACLS भी है। तो रेफ़र को एक सही माना जाए, अननेसेसरी अगर कोई गलत नहीं कर रहा तो। चंपावत के पाटी नगर पंचायत में निर्माणाधीन पेट्रोल टैंक पर कार्य कर रहे मजदूर की 11,000 kV हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काम करते हुए सरिया सीधा विद्युत लाइन पर लगा, जिससे श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। राजधानी देहरादून के दिलाराम बाजार क्षेत्र में पड़ने वाले राधा कृष्ण मंदिर से शिवलिंग पर लगा चांदी का छत्र चोरी हो गया है। चोरी की यह वारदात शाम के वक्त की बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घटना से चंद दूरी पर SSP का आवास है और चंद कदम पर वन विभाग का कार्यालय। ऐसे में इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर मंदिर प्रबंधक की शिकायत पर डालनवाला कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देहरादून में एक 500 रुपए की घड़ी के लिए कत्ल किया गया। यह पूरा मामला 3 दशक तक चला और अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आखिर क्या था यह पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट से। 500 रुपए की घड़ी के लिए कत्ल, 3 दशक पुराना है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। आखिर क्या है पूरी कहानी? ये कहानी है 3 दशकों तक चले एक ऐसे मुकदमे की जिसमें एक घड़ी है, 500 रुपए हैं, एक कत्ल है और 3 आरोपी हैं। साल 1997 के खूनी विवाद का अंत साल 2026 में हुआ है। देहरादून में हुई कत्ल की ऐसी वारदात की एक कहानी है जो 29 सालों के बाद कानूनी दांवपेच से बाहर निकल पाई है। दरअसल मामला जुड़ा है साल 1997 से। देहरादून में पद्म सिंह नाम के एक शख्स रहते थे। पद्म सिंह ने अपने पड़ोसी मनुआ को एक घड़ी बेची। घड़ी की कीमत लगी 500 रुपए। मनुआ ने 500 रुपए में ये घड़ी खरीद ली, लेकिन घड़ी खरीदने के बाद मनुआ को घड़ी कुछ खास पसंद आई नहीं, लिहाजा वो उस घड़ी को पद्म सिंह के पास वापस करने पहुंचा। पद्म सिंह ने घड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, पद्म सिंह और मनुआ के बीच बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी तो मनुआ की तरफ से उसके 2 और दोस्त रामू और मथु भी आ गए। हुआ यूं कि बहस ने तनाव को बढ़ाया और इसी गुस्से और तनाव में मथु ने पद्म सिंह के सिर पर एक पत्थर मार दिया। इस हमले में पद्म सिंह लड़खड़ाए और पास की एक सूखी और पथरीली सतह वाली नहर में जा गिरे। इस हादसे में पद्म सिंह की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मनुआ, रामू और मथु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला। साल 2002 में देहरादून की स्थानीय अदालत ने तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और 5 साल की कठोर सजा का ऐलान किया। देहरादून की स्थानीय अदालत के इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि 2012 में आए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले में भी देहरादून की स्थानीय अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया
और सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। साल 2012 से चल रहे इस मुकदमे में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। दोनों जजों ने केस में मानवीय पहलू को सबसे ऊपर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 में से 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ मथु ही जीवित है। साल 1997 में मथु की उम्र 33 साल थी। लगभग 3 दशकों बाद वो 60 के पार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि पद्म सिंह की मौत नहर में गिरने से लगी सिर की चोट से हुई। ऐसे में मथु गैर इरादतन हत्या के दोषी रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो 5 साल की सजा में से 1.5 साल पहले ही जेल में काट चुके हैं, लिहाजा उन्हें अब बची हुई अवधि के लिए जेल में रहना होगा। इस फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला भी दिया है। देहरादून से जुड़ी ये कहानी जिसमें एक घड़ी है जिसने कईयों का वक्त बदल दिया। 500 रुपए हैं जो किसी की जिंदगी के बीते वक्त को वापस नहीं ला सकता। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हरिद्वार में दधीची अंगदान महादान संकल्प अभियान में हुए शामिल। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विजन किया साझा। खटीमा दौरे पर सीएम धामी ने की क्षेत्रवासियों से मुलाकात। कैंप कार्यालय में सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। कर्णप्रयाग में मारपीट के आरोपी निहंग सिखों को कोर्ट से मिली जमानत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी बेल। चलता रहेगा मारपीट का मुकदमा। और मसूरी में इको टैक्स बैरियर पर बदलेगी व्यवस्था। अब फास्ट टैग से होगा भुगतान। सर्वसम्मति से नगर पालिका ने पास किया प्रस्ताव।